धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। नमस्कार, धाकड़ खबर के खास सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि अरोड़ा। दोस्तों, अपने इस सेगमेंट में हम उन इश्यूज की बात करते हैं जिस पर आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। आज हम एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो मुद्दा है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग का हम देख रहे हैं, हाल ही में घटनाएं बहुत बढ़ गई। भीड़ तंत्र एक ऐसा विकसित हो चुका है, एक व्यवस्था विकसित हो चुकी है जिसमें कोई आदमी, अगर वो गरीब है, वो अल्पसंख्यक है या उसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, तो उसे कभी भी पकड़कर कोई पीट सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है, उसे जेल भिजवा सकता है या कम से कम उसको सामाजिक रूप से प्रताड़ित तो कर ही सकता है। समाज की जो ये नई व्यवस्था है, इस पर बात करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं और हमारे साथ हैं जाने माने समाज शास्त्री, शंभुदयाल स्नातकोत्तर कॉलेज में समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष, सोशियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी बड़ी बेबाकी से अपनी रात रखते हैं और समाज शास्त्र के चूंकि प्रवक्ता हैं, तो इसलिए हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह की एक व्यवस्था हम विकसित कर रहे हैं देश में। तो आनंद जी, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में कुछ चीजें नोट की, कुछ घटनाओं का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। अभी उज्जैन में एक चूड़ी वाले को अखबारों में काफी छपा कि पकड़ के पहले पीटा गया, फिर उसे, चूंकि वो मुस्लिम था तो उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। एक कबाड़ी था अब्दुल, उसको भी इसी तरीके से पकड़ के पीट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। अजमेर में एक भिखारी को पीटा गया पकड़ के और उसे कहा गया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। नीमच में भी एक गरीब आदमी को पकड़ लिया गया, ट्रक से बांधकर उसे घसीटा गया। कानपुर के बर्रा थाने में भी हाल ही में पड़ोसियों का झगड़ा था, उसमें भी बजरंग दल वाले कूद गए और उसको मारा पीटा और आदमी के खिलाफ लड़की को छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मथुरा में भी कल की ये घटना सामने आई है कि एक डोसे वाला जो ठेली पर डोसे बेचता था, उसको पकड़कर पीटा गया और उसके सब कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए। उसका गुनाह ये था कि वो जो अपना ठेला था उसके ऊपर उसने जो नाम रखा हुआ था वो हिंदू उनको लगता था। रीवा में भी एक बैटरी चोरी के नाम पर एक अफजल नाम के आदमी को पकड़कर पीट गया। एक दो घटनाओं में हिंदू भी पिटे हैं। तो ये किस किस्म की संस्कृति हम विकसित कर रहे हैं आनंद जी, जिसमें कोई गरीब आदमी जो रोजी रोटी कमाने घर से निकला है, उसको किसी भी बात पर, जरूरी गैर जरूरी बात पर हम पकड़कर पीट देते हैं, उसे जेल भिजवा देते हैं। और कई मामलों में, जैसे कि हमने देश में देखा है, मॉब लिंचिंग में हत्याएं भी हो गई। पहले कभी गौरक्षा के नाम पर होती थी, फिर लव जिहाद के नाम पर इस तरह के तमाशे हुए, और अब ये एक नई संस्कृति विकसित हो गई है कि पकड़कर पीटो और जय श्री राम के नारे लगवाओ या पाकिस्तान जाने की बात कहो। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो संस्कृति विकसित हो रही है? आनंद जी। रवि भाई, संदर्भ आप कोई भी ले लें, मूल बात एक रहती है कि समाज में एक हिस्सा जो सत्ता के नजदीक होता है, जो अपने आप को पावरफुल मानता है, चाहे वो सत्ता नसीन लोग हों या उनके नीचे वाले लोग हों जो उनसे किसी न किसी किस्म का लाभ लेते हों, ये हमेशा से क्रम चलता रहा। जमींदारों के लठैत हुआ करते थे। जी जी, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ जी। तो इस व्यवस्था में जो व्यवस्था इसेंशियली समाज के दोहन की, एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड हो, कि कहीं पे जहां पावर डिफरेंशियल है, वहां जिसके पास एक्सेस पावर है वो पूरी तरह से नीचे वाले के ऊपर एसर्ट करता है वो पावर। ये चीज बराबर देखी जा रही है हमारे कल्चर में, जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत शांत संभ्रांत लोग हैं। नो डाउट
वी आर लार्जली अ वेरी टॉलरेंट पॉपुलेशन। हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं। हमारी संस्कृति हमें इस तरह की चीजों से दूर रखना चाहती है। हमारे यहाँ सदियों से हम लोग एक साथ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग। कहा जाता है इंडिया इज अ ग्रांड मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। तमाम तरह की प्रजातियां यहाँ आके समाहित होके एक जैसे एक मेल्टिंग पॉट में उबल के जैसे चीजें मिला दी जाती हैं, ऐसी मिल गई। लेकिन जो नया ये ट्रेंड है, ये इतना नया नहीं है। हाँ, जब इसे सत्ता से पोषित होता है जी, सत्ता नसीब लोगों से जब पोषित होता है, तब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब उसमें सत्ता का जैसा ओरिएंटेशन, उस हिसाब से चीजें तय होने लगी। सत्ता का अगर ओरिएंटेशन है कम्युनल, या कम्युनल चीजों को बढ़ावा देने से सत्ता को किसी चीज का लाभ मिल रहा हो, तो वो आप मुस्लिम्स के नाम सुन सकते हैं, जी, जी, क्रिश्चियंस के नाम सुन सकते हैं। जी, ऐसा जी, कोई नया नहीं है। उड़ीसा का जो फेमस केस था जिसमें चर्च के पादरी को जला दिया गया था, और वो बाद में वो सेलिब्रेटेड बंदा माना गया, और उसको पार्टी ने ऊपर रखा। दारा सिंह नाम का कोई बंदा था, क्या था, जो उड़ीसा में जिसने आग लगाई थी। जी, जी, जारी। तो इस तरह की घटनाएं हमेशा उन तबकों के साथ होती हैं जिन तबकों से सत्ता नसीब लोग अपने उनसे डिफरेंस ड्रॉ करके, उनसे भेद बना के अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जी। नहीं, मैं आनंद जी आपसे यहीं पर एक चीज और इसमें पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारी संस्कृति हमें बहुत टॉलरेंट बनाती है और बहुत सी चीजें मिलकर हमारे देश की संस्कृति विकसित हुई है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हाल के दिनों में हमारी टॉलरेंस कुछ कम हुई है? चाहे उसके हमारे सामाजिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, हम लोग दिलो दिमाग से इतने परेशान हैं कि किसी भी मुद्दे पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं। जैसे रोड रेज की घटनाएं हम देखते हैं, सड़क पर मामूली सी बात पर आपस में झगड़ा करते हैं और छुरे चाकू निकल आते हैं, एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। और हत्या भी इस स्तर तक की चाकू एक दो बार नहीं, 25-25, 30 बार चाकू मार के हत्या की जा रही है। इतनी निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। तो ये हम क्या वाकई टॉलरेंट अब रह गए हैं, या ये हम अभी तक मान के ही चल रहे हैं हम टॉलरेंट हैं और अब हमारी टॉलरेंस जवाब दे चुकी है? मैं रवि भाई यहीं पे यही डिफरेंस ड्रॉ करना चाह रहा था जो आप कह रहे हैं, एक्सेप्टली यही बात। एक तरफ तो बाय एंड लार्ज हम टॉलरेंट हैं, ये बात इससे भी स्टेब्लिश होती है कि हमारे खिलाफ महंगाई बढ़ जाए, हम शांत रहते हैं। जी, जी, पेट्रोल पे अनलिमिटेड टैक्स हो जाए, हम शांत रहते हैं। जमीनें छीने जाने के लिए किसानों को इग्नोर किया जाए, हम शांत रहते हैं। गरीब लोग सड़क पे निकल के मार्च कर रहे हैं कोविड में, गांव-गांव तक हजारों किलोमीटर पैदल कर चल के, सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए, हम शांत रहे, हमें गुस्सा नहीं आया। हम शांत रहे जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, हालांकि पार्लियामेंट में कह दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा जी, लेकिन हम शांत रहे। दवाएं नहीं मिल रही थी, हम शांत रहे। हॉस्पिटल में एडमिशंस नहीं मिल रहे थे, हम शांत रहे। दीज आर वी एज अ टॉलरेंट सोसाइटी। हम मौका देते हैं कि जो काम करना है जिसको, वो काम करके दिखाए भाई, वो काम कर ले। लेकिन जो दूसरी बात, जहां इंटॉलरेंस आई वहां पावर डिफरेंशियल है। पावर हमेशा सत्ता से संबंधित है। पावर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें सबसे घटिया व्यक्ति में कन्वर्ट होने का मौका देती है। जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। इस कोड को आप नोट कर लीजिए। जी, 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 अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट बात। इनवाइट करती है, स्वागत करती है अपने अंदर, और उन्हें उनके निम्नतम स्तर तक ले जाने के लिए इंड्यूस करती है। उन्हें उनके अंदर लोभ पैदा करती है कि वो सबसे गंदे अपने चरित्र पे आ जाए।
जी, यही एग्जैक्टली हो रहा है कि जब पावर डिफरेंशियल पावर, इसमें किन लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है? आप किसी सुविधा भोगी वर्ग के आदमी नहीं देखेंगे उसमें, मॉब जी, जी, लिंचिंग में देखेंगे सबसे गरीब आदमी तबके। जी, बिल्कुल किसी ठीक बात। ऐसे अगर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति होगा तो वो बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति नहीं होगा, वो बहुत निचले स्तर का व्यक्ति। ये अभी जो जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, ये 8-10 घटनाओं का, ये पिछले 15-20 दिन की हैं, और उसमें 100% लोग गरीब गुरबा हैं जो रोजगार के लिए, दो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। और उनको इस बात पर भी पकड़ के पीट दिएगा कि तुम्हारा जो आधार है वो तुम्हारी जेब में एक की बजाय दो हैं। भाई, नाम करेक्शन के लिए आदमी आधार दूसरा बनवा लेता है, लेकिन उसका नंबर तो वही रहता है। लेकिन इस बात पर ही पकड़कर जेल भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जहां पावर डिफरेंशियल है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर धर्म का हो, चाहे वो गरीब हिंदू हो, जहां पावर डिफरेंशियल, वहां पर जो जिन लोगों को फायदा मिलना है इस बात से, चाहे वो प्रोपोगेंडा से, चाहे वो वोट कंसोलिडेशन से, चाहे वो एका करने का, सो कॉल्ड एका करने के नाम पे, सो कॉल्ड संस्कृति को स्थापित करने के नाम पे, कौन लोग ये जो मारपीट कर रहे हैं सड़क पे, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये लोग संस्कार स्थापित करेंगे समाज में। इनसे भारत विश्वगुरु बनेगा, इससे गौरवान्वित होगा। क्या खोखले नारे बना के और किस तरह से समाज में एक समाज को जोड़ने की कोशिश हो रही है एक तरफ, और एक तरफ समाज को इतने विभत्स तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये आप इस राजनीतिक इंटरफेरेंस का, क्योंकि ये फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन से कराया जाता है, कभी भी इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात, आप ये नोटिस कर लीजिए। और ये फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन इतने वायलेंट होते हैं और ये इतने गंदे इश्यूज उठाते हैं, और उसके आधार पे लोगों के अंदर, और इनमें कौन लोग आते हैं, जो लोग करते हैं वो भी उस तबके के लोग होते हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते, पैसे बंटवा के या छोटी राजनीतिक मोहल्ले की किस्म की राजनीति करा के, जो फिर पैसे पे आधारित है। चाहे वो जो मोहल्ले की बूथ समितियां हों, या इस तरह के लोगों को एक नए किस्म का कैडर मोबिलाइज किया जाता है। जी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्योंकि जब ये चल रहा होता है तो कुछ खास नारे लग रहे होते हैं, बिल्कुल खास किस्म के कपड़े पहने होते हैं लोग, खास किस्म के दुपट्टे डाले होते हैं लोग। जी, जी, ये सारी ड्रेस पैटर्न, अब एक्चुअली कोई घटना होती है, हम लोग समाजशास्त्री की तरह से उसके पैटर्न, अंडरलाइन पैटर्न्स देखते हैं। जी, दुबे जी, मैं आपकी जानकारी में डाल रहा था, शायद आपको पता भी होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ा सख्त फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि ये बहुत गंभीर कृत है। जो ये भीड़ तंत्र देश में विकसित हो रहा है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, राज्यों को इसमें कानून बनाने चाहिए और केंद्र इसकी लगातार निगरानी करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2018 से लेकर सितंबर 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था, तो 3 साल हो चुके हैं और अभी तक इस दिशा में एक कदम भी किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। जो ये घटनाएं आमतौर पर हम देख रहे हैं, ये हिंदी पट्टी में हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश में हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये राजस्थान में हो रही हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और ये संस्कृति जो पोलराइजेशन से ही पल्लवित होती है, कि क्या इस तरह की घटनाएं आपको, क्या आशंका आपको ऐसी भी होती है क्या ये भविष्य में और बढ़ सकती है आने वाले महीनों में, ताकि पोलराइजेशन और तेजी से हो सके? रवि भाई, मैंने कहा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब इस तरह की डिवाइसेस पॉलिटिकल टूल बन जाती है जी, तो वो कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये इनकी टूल किट है, सो कॉल्ड टूल किट, ये इनकी टूल किट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। ये कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर राजनीतिक इंटर
इंटरफेरेंस ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना और किसी सरकार का अच्छा मनस होना जो इस चीज को रोकना चाहती है, तो क्या देर होती कि इस पे कोई टास्क फोर्स बनता और इस पे स्पीडी ट्रायल की तरह से जजमेंट होता। नहीं होता। बिल्कुल। आप देखिए ना कि ऐसे एक गाजियाबाद के पास जो घटना हुई थी जिसमें बीफ के लेके मॉब लिंचिंग हुआ था, जी जी। उस घटना में अखलाक नाम था शायद लड़के का। जी, अखलाक ही नाम था ना, उस घटना में जो लड़का उसका दोषी पाया गया था, जो लड़का जेल में था, उसके लिए अरेस्ट हुआ था, वो जेल में उसकी किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। जब वो वापस आया तो लोगों ने उस पे राष्ट्रीय झंडा लपेट दिया। अब क्रिमिनल का जब इस तरह से ग्लोरिफिकेशन होगा तो संस्कृति को क्या आप आयाम देना चाह रहे हैं? संस्कृति को आप कैसे डिफाइन करना चाह रहे हैं? संस्कृति कौन सी संस्कृति? संस्कृति के कौन से अंश को? क्या हम इस अंश को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो मॉब लिंचिंग करेंगे उनको अगर कुछ होगा तो वो हम शहीद का स्टेटस दे देंगे? सोचने के लिए बहुत गंभीर विषय है कि समाज किस तरह के मापदंडों को स्थापित करना चाह रहा है। संस्कृति के कंटेंट संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। संस्कृति के जो कल्चर का जो डोमेन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में अच्छा और अच्छाई लाने के लिए, समाज को समृद्ध बनाने के लिए, समाज में लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को गौरवशाली बनाने के लिए होती है। और उन कंटेंट्स में जब कोई वेरिएशन लाया जाए, उनमें से उसमें किसी बुरी चीज को स्थापित करने की कोशिश की जाए। हमने इतनी बड़ी लड़ाई आज तक हिंदुस्तान में, दुनिया ने इतनी बड़ी लड़ाई कभी किसी दुनिया की सबसे बड़ी पावर के खिलाफ नहीं लड़ी जो हमने अहिंसा के माध्यम से लड़ी जी, गांधी के रास्ते से लड़ी। नेहरू गांधी का रास्ता लोगों को नजर नहीं है जी जी। उस जो अहिंसक चीज थी, जो गौतम बुद्ध से लेके राम ने आखिरी में वायलेंस, जब कोई रास्ता नहीं बचा, नेगोशिएशन उसमें भी राम ने कुछ करने की कोशिश की। भारतीय संस्कृति में कहीं पे भी हिंसा को ऊपर नहीं रखा जी। हिंसा प्राइमरी चीज नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात। हिंसा को अगर इस कल्चर के कंटेंट में ऊपर उठा के रख दोगे तो आप संस्कृत के टेनेट्स को बदल रहे हैं जी। हाँ जी, दुबे जी, आपकी बात से मैं ये अर्थ निकाल रहा हूँ कि ये जो टॉलरेंस का जो हम देखते हैं कमी एक हमारे समाज में आई है, और एक भीड़ तंत्र की जो संस्कृति विकसित हुई है, जो ये एक मॉब लिंचिंग उसी के माध्यम से हमारे सामने ये निकल कर आई है, ये एक राजनीतिक वरद हस्त की वजह से इस तरह से विकसित हो रही है। आपकी बातों से मैं लगभग ये लबोलुभाव निकाल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में किसी राजनीतिक दल से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, और ले दे के उम्मीद का की जो किरण है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर ही मुझे दिखाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि 2018 में स्पष्ट कहा था, उसको अपने इस फैसले को दोबारा पढ़ना चाहिए और इसमें कोई समिति बनवाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इस तरह का कोई कानून पास कराना चाहिए कि भीड़ मिलकर किसी को मार देती है तो कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं होता, कोई सामने ही नहीं आता किसके साथ हुआ, कोई गवाह नहीं मिलता। इसके खिलाफ कोई सख्त कानून होना चाहिए और केंद्र इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाए जो किसी तरीके से कम एक गरीब आदमी जो रोजगार के लिए दाल रोटी कमाने घर से निकला है, कम से कम वो शांति से अपने घर तो लौट सके, जहां उसके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वो सड़क पे पिटा हुआ लूटा हुआ कहीं पड़ा हुआ है। रवि भाई, तो मुझे लगता है कि हमें जी दुबे जी, भारतीय संविधान में के 3 हिस्से महत्वपूर्ण हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
इन तीनों में एक सामंजस्य है। पहले दोनों का रोल विधायिका और न्यायपालिका का, विधायिका और कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेशन का रोल है समाज इस तंत्र को चलाने का। न्यायपालिका का ऑब्जर्वेटरी रोल है कि वो अलग बैठ के देखे। जब पहले दोनों की इतनी साठ गांठ हो जाए और वो सुनना ना चाहे न्यायपालिका, तब बहुत दुखद स्थिति पैदा हो। आपने देखा होगा न्यायपालिका ने डिसीजन दिया कि ये जो कावड़िया इस बार नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जिद कर गई। न्यायपालिका ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगा दो। उस जो ऑर्डर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में उस पे जाके स्टे लिया गया सरकार की तरफ से कि नहीं, बिल्कुल वो लगाने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। लोग मर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवाया। आप सोचिए कि न्यायपालिका किस तरह से कंस्ट्रेंड है, उसके पावर कितनी कम कर दी गई। वो जो जजेस के नाम बेचती है, उन जजेस में से आप छांट के सांप्रदायिक आधार पे एक आध का नाम रोक के बाकी को पास कर देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रही हैं जो इसेंशियली कम्युनल नेचर का दिख रहा है। जी, मैं इसमें दुबे जी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसको इस तरह से भी देखता हूं। ये आपने बताया कि न्यायपालिका के हाथों में शक्तियां सीमित होती जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका ने जिस तरीके से ढील दिखाई है कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद की गुंजाइश, उम्मीद की एक किरण हमको न्यायपालिका की ओर से ही दिखाई देती है। और जहां तक आपने कहा कि विधायिका और जो उसका ये पॉलिटिकल कल्चर जो विकसित हुआ है, तो भारतीय समाज का एक उसका स्टाइल रहा है, लोकतंत्र में लेकर वो रोटियां अलग पलट कर ही सेकती हैं। एक तरफ से जलने लगती है तो वो दूसरी तरफ रोटी को पलट देते हैं। तो जो ये संस्कृति विकसित हो रही है, तो हो सकता है कि ये वो रोटी के नीचे की जलन हो जिसे जनता देखे और आने वाले वक्त में रोटी को पलट दे। रोटियां इस लोकतंत्र में पलटती रहती हैं। और एक बहुत पुरानी सेइंग भी है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हवा गैर जरूरी चिरागों को भी अपनी जद में लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे फिर किसी विषय पर हम जुड़ेंगे और आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।